तो नमस्ते, आप देख रहे हैं MBIS, ठीक है। और ये क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। अभी तक हम 8 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने प्रेशर बेल्ट्स और सेल्स वगैरह देखे थे। आज हम विंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। विंड्स के जो कॉजेज़ हैं, यानी जो फोर्सेज हैं जो उसको प्रभाव करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंड्स की, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक चीज़ और है, बड़े आराम से पढ़ना है। सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको ब्रेन मैपिंग हम करने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और उसके बाद एक रिवीजन जरूर लेना, तो सारी चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं विंड मूवमेंट। तो विंड मूवमेंट से पहले हम समझेंगे विंड क्या होती है, ठीक है। विंड, अपने को एक चीज़ पता है, विंड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना। विंड को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। यही थोड़ा सा हम जगह बना लें, ठीक है जी। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे विंड की, ठीक है। तो विंड क्या होती है, विंड होती है, अगर मैं इसको इसी तरह यहीं पर लिखने की कोशिश करूँ, ये होगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ गैसेस, एयर है ना, या उसके साथ ह्यूमिडिटी है, वो सारी चीज़ें मिलकर जो होती हैं उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है। ये कारण क्या होता है, क्यों मूव करती है, ये मूव करती है प्रेशर डिफरेंस के कारण। यानी जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ से धक्का लगेगा और जहाँ लो प्रेशर होगा उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। सपोज यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मैंने H बोल दूँ, यानी हाई प्रेशर बोल दूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट लो प्रेशर बोल दूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस साइड में जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं विंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर यही मूवमेंट ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी सतह से दूर ऊपर की तरफ, सतह से सतह के नीचे की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फिलहाल हम विंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो सारी चीज़ें देखने वाले हैं, अब ये एक चीज़ हम देख लेते हैं क्या। ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है, बनती कैसे विंड मूवमेंट, जो इमीडिएट इसकी कोज है ना, वो तो प्रेशर डिफरेंस है। लेकिन प्रेशर डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग पे, है ना। यानी कि कहीं पर हीट ज़्यादा हो गई, भाई एक सतह है, यहाँ मैंने एक हीट दी, यहाँ हीट ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर उठेगी ना, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर जो है ना लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जहाँ आसपास में हाई प्रेशर होगा उसको भरने की कोशिश करेगा, तो इस कारण बनेगा विंड मूवमेंट। चलिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं विंड मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले जो कुछ फोर्सेज हैं, वो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये कुछ फोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसमें 4 फोर्सेज जो मेनली वर्क करने वाले हैं। एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इस फोर्स के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। दूसरा जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्सेज है, इसकी हम बात करेंगे। कोरियोलिस फोर्सेज को हमें डिटेल्स में समझना है क्योंकि बहुत ज़रूरी फोर्स है। उसके बाद हम ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है ना, हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट से कोई खास लेना देना होता नहीं। इसका जो संबंध है ना, इसका जो संबंध है, इसका संबंध है वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है जी। वर्टिकल मूवमेंट से हम पढ़ गए रहे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसको वहाँ पर ये क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है ना, तो वहाँ भी प्रेशर डिफरेंस होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो वर्टिकल मूवमेंट जो प्रेशर डिफरेंस है ना, प्रेशर डिफरेंस जो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके कारण जो फोर्स बनता है, ये उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो उसका उतना ज़्यादा मतलब अफेक्ट मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को पड़ता नहीं, ठीक है। चलिए, अपन 3 चीज़ मेन ध्यान से पढ़ने वाले हैं। एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स हम पढ़ेंगे, कोरियोलिस। तो 1 बाय 1 करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं आपको रिकॉल कराने वाला हूं बहुत हल्का सा, ठीक है। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, इसमें भी कोरियोलिस फोर्स अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ही अपन क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन किस तरह से बनते हैं। चलिए शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को, ठीक है। सपोज करते हैं 2 लाइन ये रही। सपोज करते हैं, यहीं पर मैं थोड़ा सा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करता हूँ, थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पर जगह बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम क्या लेने वाले, 2 आइसोबार लेंगे एग्जाम्पल के लिए। ये एक आइसोबार है, ठीक है, और ये एक आइसोबार है। कैसे भी हो सकता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस आइसोबार की जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार, इसकी वैल्यू 1034 मिलीबार है। मिलीबार मैं आपको बता चुका हूँ, 1034 क्या मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सपोज करें, ये हम ऐसा अपनी तरफ से अज्यूम करके चलने, इसकी वैल्यू 1012 है, मिलीबार है, ठीक है जी। ये पूरी जो लाइन है ना, यानी ये वाली जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लाइन पर जो प्रेशर है वो 1034 मिलीबार ही रहने वाला है। और इसको ए बोलूँ, है ना, और इस लाइन को मैं बी बोल दूं, तो बी लाइन पर जो प्रेशर है 1012 मिलीबार ही रहने वाला है। क्योंकि ए लाइन पर जो प्रेशर ज़्यादा है और बी लाइन पर प्रेशर कम है, तो जो मूवमेंट होगा ना, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा और हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा किसके, आइसोबार के, यानी यहाँ पर है,
किसके कारण कह रहे हैं हम अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट की ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब इसमें मैंने आपको पीछे भी ये चीजें बताई है। यहां पर देखो, यहां पर जो डिस्टेंस है ना, सेम प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है डिस्टेंस कम है। और जब भी डिस्टेंस कम होगी ना, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये शब्द अलग है, प्रेशर डिफरेंस अलग है, प्रेशर ग्रेडियंट अलग है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं प्रेशर, ठीक है जी, ग्रेडियंट, बस इतना ही लिखूंगा। ये होगा बहुत हाई, है ना। और यहां पर क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये ऐसा होता क्यों है, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। फिलहाल रिकॉल ही कर रहे हैं। यहां पर हम बात करें जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, ये होगा कम। तो ये हमने समझ लिया। अभी हम समझेंगे इसका यूज कहाँ होता है। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिलहाल अपन को रिकॉल करना है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अब हम समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ईजी है, उसको बहुत ज्यादा टाइम अपने को नहीं देना है, उसको थोड़ा जगह बनाते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किस तरह से काम करने वाला है, इसको ध्यान से देखना है। सपोज करते हैं हमारे पास एक टेरेन है ना, लैंड का टेरेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से ऊबड़ खाबड़ सतह है ना, धरती की। और एक हमारे पास पानी का टेरेन है, ठीक है। तो ये जो टेरेन है, ये लैंड टेरेन है, ठीक है जी। और ये जो टेरेन है, ये है हमारा सी या ओशियन कह लेते हैं ना, और इसको बेहतर करने के लिए ओशियन कह देते हैं, ओशियन है, ठीक है। लैंड टेरेन में अगर हम ध्यान से देखें तो देख रहे हैं ये जो हमारे पास ना ऊपर उठे हुए प्रोट्रूजन्स है, ठीक है, क्योंकि प्लेन नहीं है और जब भी हवा इस तरह से मूव करने वाली है तो ये इसके मूवमेंट को रोकते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है ना, मूवमेंट की वेलोसिटी कम हो जाती है। और जो फोर्स है ना, विंड का जो फोर्स है, जो विंड मूवमेंट है, वो कैसा हो जाएगा, विंड मूवमेंट है ना, क्या होगा उसमें, विंड मूवमेंट घटेगा। पहली चीज हमने समझी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, हमारे पास ये प्लेन है, जब हम यहां से प्लेन मूव कराते हैं या इस प्लेन पर हम विंड मूव करते हैं, विंड मूव करती है, उल्टा बोल गया, ठीक है। इस प्लेन पर जब विंड मूव करती है तो क्योंकि यहां पर इरेगुलरिटीज यानी ये इस तरह के ऊबड़ खाबड़ चीजें, क्रेस्ट वगैरह, या इसको हम बात करें प्रोट्रूजन से जो ऊपर उठे हुए, ठीक है, रिजेस वगैरह कहीं पर नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो जो विंड मूवमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब कंसिस्टेंट होता है ना, लगातार होता है, और जिसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यहाँ पर जो स्पीड है ना, यहाँ जो वेलोसिटी है या स्पीड है, वो हाई होगी, है ना, लैंड के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, और ये विंड को रोकने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या समझ लिया, हमने 2 पॉइंट अभी समझ लिए। एक हमने समझा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा हमने फ्रिक्शनल फोर्स समझा। हम तीसरा समझने वाले हैं कोरियोलिस फोर्स, हम समझने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लें यहाँ पर। चलिए हल्की सी और तीसरी जो पॉइंट है ना, अब ये थोड़ा सा अपने को ध्यान पर देना है, ठीक है। अब हम समझने वाले तीसरा पॉइंट हम समझने वाले हैं, हम समझेंगे कोरियोलिस, ठीक है जी, कोरियोलिस। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना, कंसेप्ट पर ध्यान देना, ठीक है। कोरियोलिस फोर्सेस, चलिए जरा चले, हाँ। तो कोरियोलिस फोर्सेस की जब हम बात करने वाले हैं तो अपने को एक चीज समझनी है, कोरियोलिस फोर्सेस किस तरह से काम करने वाला है। तो अपने को क्या बनाए, एक सिंपल सी अर्थ बनानी है ताकि हम चीजों को ध्यान से समझें, ठीक है। ये हमारी एक अर्थ है, गोलो गई अपने आप से, ठीक है। ये इसकी इक्वेटर है, 0 डिग्री है, ठीक है। इसके ऊपर की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ साइड है, इसके नीचे वाला पार्ट है साउथ साइड है, ठीक है ना, सदर्न साइड, नॉर्थ साइड, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं हम इक्वेटर पे हैं। इक्वेटर पे अपने को एक चीज पता है, अगर आपने साइंस पढ़ी है, आपने CGL SSC के भी एग्जाम दिए, या फिर बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, V बराबर R ओमेगा होता है। मैं थोड़ा टेक्निकल होकर बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट बेहतरीन आए। नहीं भी अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, जो लाइन समझ में आएगी वो आप याद रख लेना, आपको आपका काम हो जाएगा, ठीक है। NCERT में सिर्फ वही लाइन लिखी है, मैं उसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम V बराबर R ओमेगा को हम समझते हैं, अपने को एक चीज पता है, ये इसकी क्या है ना, एक्सिस है, ठीक है, जिसके अबाउट अर्थ कुछ इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन यहां बनाऊं, ये, ठीक है, यहां पर, और यहां पर जो रेडियस है, ये रेडियस है, और ऐसे ही एक लाइन यहां भी बनाऊं इस तरह से, ये सारे ना, ये जो एरिया है, ये सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो उतनी टेंशन नहीं लेना, वहां पर जाना है, वो समझ में आएगा। यहां पर एक एरिया में ऐसे बनाऊं, तो यहां पर जो रेडियस है, तो जो ये वाला एरिया है ना, इक्वेटर से जो होकर जा रहा है, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, क्या होगी, ये वाली वैल्यू ना, ये ज्यादा होगी, इसको हटाते हैं, ये वैल्यू जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा होगी। और ओमेगा यानी ओमेगा, ये वैल्यू पता है ओमेगा क्या है, ये है उसके रोटेशनल स्पीड है, ये वाली स्पीड है ना, ये यहां से लेके नीचे तक बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो हमारी धरती है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। V बराबर R ओमेगा। अब R क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा है तो वेलोसिटी भी इक्वेटर पे ज्यादा होगी, समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या होगी, इक्वेटर पे ज्यादा होने वाली है। इसको थोड़ा साफ कर ले,
ठीक है, सफाई अभियान, हमें भी कोई प्रधानमंत्री जी बुला ले सफाई अभियान में, 35 हार्ड चैलेंज को तो बुला लिया है, चलो देखते हैं हम भी पहुंचते नहीं पहुंचते। खैर, तो यहां पर क्या होने वाला है अब हम समझने वाले हैं, क्योंकि सेंटर पे वेलोसिटी ज्यादा है और उसके कारण से क्या होगा, विंड मूवमेंट, अगर जो मैं पैरेलल चलाऊं, पेन लेना, ठीक है, अगर जो मैं पैरेलल चलाऊं विंड मूवमेंट किसके, इक्वेटर के, तो कोई अपने को कोई टेंशन नहीं है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही विंड हमारी या तो ऊपर की तरफ मूव करे या तो नीचे की तरफ मूव करे, तो ऊपर की तरफ जो ना, यानी इस एक लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो वेलोसिटी है, अभी ये नहीं देखना है कि ऊपर ही मूव करेगी नीचे ही मूव करेगी, क्योंकि वो प्रेशर बेल्ट पे डिपेंड करेगा विंड का मूवमेंट, ठीक है, वो प्रेशर बेल्ट मैंने आपको बताई थी। अभी हमने समझा ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, वो सारे कंसेप्ट हम वहीं पर आ जाएंगे, वो सारे कंसेप्ट एक साथ मर्ज हो जाएंगे और सारे वो पूरा एक बड़ा कंसेप्ट बन के आएगा जो मूवमेंट को निर्धारण करेगा उसका, ठीक है। फिलहाल हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, इक्वेटर से एक दूसरे लैटिट्यूड पर हम जा रहे हैं, ऐसा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या, कि जब हम इक्वेटर से, जहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा ऊपर किसी लैटिट्यूड पे या फिर नीचे, है ना, एक और लैटिट्यूड है, या तो इस लैटिट्यूड पे या तो इस लैटिट्यूड पे मूव करने की जब भी हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी कम है, अब हमें जाना तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ था, इस तरह से कुछ है ना, यानी मैं येलो से करके दिखा रहा हूँ, जाना तो मैं कुछ इस तरह से था, अब मैं इसका रंग चेंज कर रहा हूँ, पिंक कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाने के कारण हम आगे पहुँच जाते हैं, आगे। अभी मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ क्योंकि एक और फोर्स काम करेगा, वो काम करेगा क्या काम करेगा, वो फोर्स काम करेगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यहीं पर ही काम करेगा, लेकिन वो अभी मैं उसको दिखा नहीं रहा, कंबाइंड इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ मैं, वैसे कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा पानी ले लो, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ इसी तरह मूव करूं तो नीचे भी, क्योंकि यहां पर इस वाली लाइन पे ना, जिसको मैं भी राइट कर रहा हूं, यहां पर फिर वेलोसिटी कम है, तो अब हम इस तरह से कुछ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ना, वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण हम थोड़ा आगे जो पहुंच गए हैं, ठीक है, या ये कह लो हम पर जो धक्का लगा है वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाने के कारण, ये फोर्स भी है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, बराबर एम ए अपन ने डी, है ना, एम वी अपॉन डी टी, ये अपन ने पढ़ा होगा, कुछ वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, उतना टेक्निकल में नहीं जाना, लेकिन ये वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाने के कारण, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मूव कर जाता है। अब इसको मैं साफ करके जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वरना तो रटना पड़ जाता है, और रटते टाइम पर चीज़ें याद बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है जी, सारी चीज़ें याद रहने वाली है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा होगा उसमें ये लिखा होगा कि जब भी हम नॉर्थ साइड में जब हम मूव करते हैं ना, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पर, ठीक है, तो हम वो जो मूवमेंट है अपने राइट साइड में की तरफ, है ना, बेंड कर जाएगा, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने कई सारी, जब आपने यूट्यूब पर पढ़ा होगा ना, तो इस तरह के बेंड आपने देखे होंगे, आप उस पर देखेंगे, गूगल पर देखेंगे तो भी आपको ऐसा मिल जाएगा। कारण मैंने आपको बता दिया ऐसा होता क्यों, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे जाए, फिर से देखें, समझ में आएगा, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ मूव करें तो इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, यानी ये हेड है, यानी अपने डायरेक्शन के राइट साइड में, डायरेक्शन तो इस तरह से उसके राइट साइड में मूव करेगा, लेकिन जब हम सदन में जाएंगे तो अपनी डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में, है ना, ये लेफ्ट साइड है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है। ये हमारा कोरियोलिस का कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में लिखा है, उसके बेसिक जो उसके पीछे जो इसके बेसिक कंसेप्ट है मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम इसका, और हम किसका यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का। अब हम उससे समझेंगे साइक्लोन कैसे बनते हैं, ये मेन चीज़ है, साइक्लोन कैसे बनते हैं, फिर हम विंड वगैरह पढ़ेंगे, वहां भी इन्हीं का यूज होने वाला है, ठीक है। सारे फोर्सेज जो मेन हमने समझ लिए, अब हम समझेंगे साइक्लोन कैसे बनते हैं, क्योंकि वही अब अपनी मेन चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा और गैप बनाते हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज कंसेप्ट से क्लियर होगी, कुछ भी आपको सोचना नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या समझने वाले हैं, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन समझने वाले हैं। साइक्लोन बनते कैसे हैं, हर एक चीज को बाय कंसेप्ट में आपको, है ना, विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलो आराम, चलो आगे चलते हैं। ये आएगा यहाँ साइक्लोन, ठीक है जी। साइक्लोन अपने को समझना है, तो साइक्लोन समझने से पहले हम समझते हैं दो तरह के जोन बनते हैं, ठीक है, दो तरह के जोन बनते हैं। एक जोन बनेगा, एक कवर्ड, एक हमारा क्लोज्ड एरिया बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है जी, और इसमें बीच में लो प्रेशर बन जाएगा, और इसके चारों तरफ जो ना हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। एक इस तरह का हमारे पास सिस्टम बनता है, एक हमारे पास सिस्टम बनता है, दो हमारे सिस्टम बनेंगे, दोनों को अलग अलग हम समझेंगे। एक हमारे पास बीच में एच यानी हाई प्रेशर, और चारों तरफ हमारे पास लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अभी इसको हम उस पर अर्थ पर लगाएंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, तो कुछ भी
है ना, कुछ भी मतलब आउट ऑफ वो नहीं जाने वाला कॉन्टेक्स्ट है, सारी चीज़ें दिमाग में घुसेंगी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो बीच में लो प्रेशर सिस्टम है और बराबर में हाई प्रेशर सिस्टम है। सबसे पहले हम लो प्रेशर सिस्टम को समझते हैं, फिर हम हाई प्रेशर सिस्टम को समझेंगे, और डायरेक्शन कैसे बनती है ना, एंटी क्लॉकवाइज कब है, क्लॉकवाइज कब है, सारी चीज़ समझ में आएंगी, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी। सबसे पहले हम किसको समझने वाले हैं, इस वाले पार्ट को समझने वाले, लो प्रेशर सिस्टम को, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चले, 1 बाय 1 चलेंगे। 2 सिस्टम मैंने आपको बता दिए कौन से, यहां पर लिख दूं क्या, लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है जी, ये वाला, और ये वाला सिस्टम है सेंटर पे लो प्रेशर है ना, ये प्रेशर सिस्टम है हाई प्रेशर सिस्टम, लिख दिया जी। बस इसको इस तरह से याद रखना, आगे चलते हैं। चलिए, चलिए हो गया। तो अब यहां पर हमें साइक्लोन समझना है। साइक्लोन समझने से पहले हम क्या समझेंगे, अच्छा पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल्स समझाए थे, है ना, वहां पर इसका वो सेल्स अब यहाँ काम करने वाले हैं, वो आपको थोड़ा सा, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार ना, आपसे रिक्वेस्ट है पूरी आप सीरीज देखो, ठीक है। मेरे समझाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। जहाँ पर जोर ज़्यादा डालना है वो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा, जहाँ थोड़ा ब्रीफ में निकलना वहाँ मैंने ब्रीफ में किया, वहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं छुई है, ठीक है। तो पढ़ाने में हल्का सा, क्योंकि अभी वीडियोस मैंने बनानी शुरू की हैं, तो मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका हल्का सा मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंटेंट में या क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। चलिए, तो अब हम समझते हैं क्या है साइक्लोन। उससे पहले अपने को बेसिक कंसेप्ट समझना है, जो सेल्स हमने समझे। सेल्स आपको पीछे देखने में सेल्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो वही चीज़ है, बार बार बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है जी। देखो, ये हमारे पास एक चीज़ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब अपने को एक चीज़ पता है, ये जब भी हम अर्थ के पास होंगे ना, तो कुछ इस तरह से हवा आती है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होती है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है। तो इस तरह से मूव करता है, और यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर उठ जाती है हवा, है ना, ह्यूमिडिटी, हवा ऊपर उठती है। किस तरह से ऊपर उठती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे टेम्परेचर, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ रिकॉल करना। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण डेंसिटी बहुत कम होती है, और वो क्या लेकर ऊपर उठती है, मॉइस्चर, है ना, ह्यूमिडिटी को ऊपर लेकर उठती है। जब ये ऊपर उठेगी ना, क्योंकि इक्वेटर पे एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो अपना जो मूवमेंट है ना विंड का, जो पैरेलल है, इक्वेटर पे जो है हमारा कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंस जो है, यानी विंड का और जो प्लेन सतह है ना उसके बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। भाई विंड सतह के साथ ही तो मूव कर रही है ना, जो सतह मूव कर रही है, यानी जो लैंड मूव कर रही है इक्वेटर पे, उसके पैरेलल में विंड मूव कर रही है। इस तरह से दोनों का जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो 0 है, और उसके कारण हमने एक चीज़ समझी थी, कोरियोलिस फोर्स कहाँ, जब हम एक आइसोबार से दूसरा आइसोबार पर मूव करेंगे तो कुछ इस तरह बेंड करें, लेकिन हम ऊपर की तरफ तो मूव नहीं कर रहे ना, हम तो पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोरियोलिस जो है फोर्स, ये आपने को पॉइंट याद रखना है, या मैं इसको येलो कलर में लिख दूँ, या येलो में, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो है यहाँ पर क्या होगा, 0 का, और जो कोरियोलिस फोर्स है पोलर पे है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैक्सिमम होगा, है ना, कोरियोलिस, ये अपने को याद रखना है, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ अपने को समझ में आई। क्या समझ रहे थे अभी हम समझ रहे थे किस तरह से साइक्लोन बनते हैं। तो बिना साइक्लोन की चीज़ें यहाँ पर देखो, इसको साफ करते हैं, ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। ये इधर बना लेते हैं, दूसरी तरफ, यहाँ खाली है ना, इधर की तरफ बनाते हैं। यहाँ से विंड आएगी, यहाँ से विंड आएगी, ये सतह के पैरेलल चल रही है ना। हम कुछ इस पर जो व्यक्ति है कुछ इस तरह से खड़ा हुआ, मैं व्यक्ति बना दूँ आपको, कुछ इस तरह से व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये कभी आप इस तरह से व्यक्ति को खड़ा कर दो, ठीक है, तो व्यक्ति इस तरह खड़ा हुआ है, कन्फ्यूजन हो जाती है, ऐसा नहीं पता नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो सतह के पैरेलल चल रही है, और जैसे ही इक्वेटर के पास में जाएगी ऊपर उठ जाएगी, जैसे ही इक्वेटर के पास जाएगी ना ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि कोरियोलिस कंपोनेंट है नहीं, तो यहाँ पर जो है ना ऊपर की तरफ जब उठती है ना, तो आपस में टकराती नहीं है, या इस तरह से मूवमेंट नहीं देखता है, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना अपने को याद रखना है कि ऊपर उठती है सिर्फ, यहाँ लो प्रेशर बनेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाई प्रेशर पे नीचे गिरती है, वो सबसिडेंस एयर बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले लो प्रेशर सिस्टम की, फिर यहीं पर फिर से आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे चला गया, मिस कर गई वो चीज़, पहले मैं वो समझा दूँ, कुछ और समझाने लग गया मैं, पहले वो समझा दूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम लो प्रेशर सिस्टम समझेंगे। ये एक सिस्टम है, बीच में लो है और चारों तरफ हाई है। जब बीच में लो प्रेशर होगा तो बाहर की जो एयर है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है जी, अलग रंग से बनाएंगे। तो बाहर की एयर अंदर की तरफ मूव करने वाली है कुछ इस तरह से,
ठीक है, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पर क्या है, एक मैं आपको पहले ही वो बता देता हूँ कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं, और नदर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या पढ़ा है कि जो विंड है ना अपने राइट साइड में मूव करती है। कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता चुका, बार बार एक ही चीज़ नहीं मूव करनी, ठीक है। अपने किस साइड में मूव करेगी, राइट साइड में मूव करेगी, और ये पूरा पूरा सिस्टम का हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कहाँ पर होता है, फिलहाल आप कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर ये पॉइंट है, ये एक आइसोबार है और ये एक यहाँ आइसोबार है, तो मूव कर रही है हाई प्रेशर से यानी यहाँ से, और लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है यानी यहाँ पर मूव कर रही है इस तरह से। तो एक और वैल्यू आ जाएगी ना जो इसमें इस तरह से काम करता है, कुछ कोरियोलिस कंपोनेंट ना, ये हमेशा एक ये आपको याद रखना, कोरियोलिस कंपोनेंट हमेशा इस वाली लाइन की, ये जो है ना ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है जो अभी हमने समझा ना, ग्रेडियंट। अब जो ना वो इफेक्ट वो मिक्स हो रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। ये वाली जो लाइन है ना, ये रंग नहीं चेंज होता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन जो मैंने भी पिंक से की, ये हमारी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की लाइन है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। इसके 90 है ना, इसके राइट साइड में 90 डिग्री एंगल पे एक और हमारे पास फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है। ये दोनों मिलके जो कंबाइंड इफेक्ट आता है, मैंने अभी आपको कहा ना क्यों बनेगा, ये दोनों मिलके एक इस तरह की लाइन बना लेते हैं। जो मैंने अभी ये कर्व बनाया ना कुछ इस तरह से, ऐसे यहाँ से होगा, इसके राइट साइड में बनेगा और ये कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, इसी तरह से इसके राइट साइड में बनेगा और ये दोनों मिलके कर्व बना लेंगे, इसी तरह से इसके राइट साइड में बनेगा और ये दोनों मिलके कर्व बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से देख रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ ले लें, अगर मैं इसकी बात करूं या फिर इस लाइन की बात करूं जो कर्व्ड लाइन है, या इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, ठीक है, या फिर मैं और इसी के जैसे बना लूं, एक ऐसे बना लूं, एक ऐसे बना लूं, इसको साफ करें थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ठीक है जी। एक ऐसे बना लूं, एक ऐसे बना लूं, कुल मिला के अगर मैं इसको साफ जगह बनाने की कोशिश करूं, यानी कुछ मिला के कुल मिला के कुल ऐसा बन रहा है, बिल्कुल जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से ना, ये पूरा सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो ये किस साइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव करने की, है ना। तो किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है वो एंटी साइक्लोनिक है, एंटी साइक्लोनिक, सॉरी एंटी साइक्लोनिक नहीं, उल्टा बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन तो दूसरा शब्द है। ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना, काउंटर क्लॉक, भाई क्लॉक इस तरह से मूव करती है ना, ये सुई का कांटा ये इस तरह से मूव करती है ना, तो ये इसके उल्टा मूव कर रहा है इस तरह से, इस वजह से इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉक। चल भाई, काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है जी। तो ये जो मूवमेंट हो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और किस में देखने को मिल रहा है अपने को देखने को मिल रहा है लो प्रेशर सिस्टम में। किस में देखने को मिल रहा है, लो प्रेशर सिस्टम में देखने को मिल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। कौन से रीजन में देखने को मिल रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में। ये पॉइंट आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नदर्न की सदर्न हेमिस्फीयर होता ना और लो प्रेशर सिस्टम होता तो फिर काउंटर क्लॉकवाइज ना बनता, फिर ये बनता क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या समझा, अपने राइट में मूव कर गया ना। आपको सिंपल क्या क्या, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगे तो अपने राइट में बेंड करेगा। ये तो एनसीईआरटी हमने पढ़ी है। कोरियोलिस कंपोनेंट मैंने आपको दिखाया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैंने आपको दिखाया, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट तो राइट साइड में मूव करा रहा है, अभी हमने पीछे समझा था, ठीक है। तो कैसा मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम में मूव कर रहा है, किसमें, नदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट अपने को याद हो गए, मेन में भी लिखोगे ना 3 पॉइंट। नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे लिखोगे, नदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा साइक्लोन है, ठीक है, वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है लो प्रेशर सिस्टम में, ठीक है। जो साइक्लोन है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है लो प्रेशर सिस्टम में, ठीक है। और अगर हम इसी को सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो उसकी डायरेक्शन मूव है ना, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर अब उसको भी करके दिखाता हूँ कैसे होगा, ये हमने समझा, उसको भी करके देखते हैं। पहले लो प्रेशर सिस्टम के दोनों देख लेते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर और चल भाई, है ना, नदर्न हेमिस्फीयर हो सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब सदर्न पर आते हैं। अब हम फिर से क्लॉकवाइज समझ लेते हैं। ये हमने समझ लिया कुछ इस तरह से एक सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम है, अंदर की तरफ ही मूव करेगा। इतना तो अपने को समझना ही है कि हर बार अंदर की तरफ मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है। अब क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो अब जो है ना ये अपने लेफ्ट साइड में मूव करेगा। हमने पीछे कंसेप्ट समझा, अब हम उसके रिजल्ट को ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये नदर्न में होता, यहां से देखो इसका रंग चेंज करके, अगर ये अपने नदर्न में होता तो ये कुछ इस तरह से मूव करता, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं। तो हम इसको पीछे जाएंगे, वास्तविकता में सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हम किस में है,
सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिण प्रांत, दक्षिण, हम गोलार्ध की बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर को गोलार्ध बोलते हैं, गोला प्लस अर्ध है ना, तो हम दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की। तो उसमें जो मूवमेंट होगा लेफ्ट की साइड में होगा कुछ इस तरह से, अपने लेफ्ट साइड में इस तरह से तो यहां भी कुछ इसी तरह होगा, अपने लेफ्ट साइड में मूव करेगा, यहां भी कुछ इसी तरह होगा, अपने लेफ्ट में मूव करेगा, यहां भी कुछ इसी तरह होगा, गलत तो नहीं हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, हाँ ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसे ही और लाइन बना दूं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या फिर मैं इसको बाहर सिर्फ ये जो कंबाइंड वाली वैल्यू ना, यानी ये वाली जो वैल्यू सिर्फ इसी को बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। तो अब अपन ध्यान से देखें, ये जो है ना, ये अब जो मूवमेंट है ना, देख रहे हो ध्यान से, इस तरह से कैसा है, क्लॉकवाइज है, लो प्रेशर सिस्टम है, सदर्न हेमिस्फीयर है, क्या बदल गई, डायरेक्शन बदल गई। ये आपको शायद एक एनसीईआरटी मैंने पढ़ी तो कुछ इस तरह से आपको लिखा होगा, यहाँ पर साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन में स्कॉल्ड का, नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से लिखा होगा। बस इसका पूरा कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मेंस में लिखोगे तो ऐसे ये बना कर आओगे, रट कर आ जाओगे, लेकिन चीज़ें अगर समझा, अगर मान लो इसी के ऊपर आ गया कि भैया ये वोल्केनोज बनते कैसे, ये साइक्लोन बनते कैसे, तो ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कराया है, इसको ध्यान से समझना है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे हाई प्रेशर सिस्टम। अभी हमने क्या समझा, लो प्रेशर सिस्टम नदन में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम क्या समझने वाले हैं, हाई प्रेशर सिस्टम हम समझने वाले हैं। तो उसके चलिए हाई प्रेशर सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। ये जो बने थे ना लो प्रेशर सिस्टम पे जो बने थे वो साइक्लोन बने थे। क्या बने थे, साइक्लोन। तो ये चीज़ अपने को, अब मैं उस लाइन को बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो पूरा मैं आपको पूरा वो बनाऊंगा, चार्ट पूरा बना लूँ पहले, हाई प्रेशर सिस्टम भी, फिर मैं आपको वो वैल्यू भी लिख दूंगा जो एनसीईआरटी में, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं हाई प्रेशर सिस्टम है। अब मैं एक साथ दोनों बताऊंगा, यहां पर नदन का बताने वाला हूं, ठीक है जी, नदन का बताने वाला हूं, और इधर सदन का बताने वाला हूं, दक्षिणी गोलार्ध और है ना उत्तरी गोलार्ध, दोनों एक साथ बताने वाला हूं, ठीक है। यहीं पर बनाएंगे, छोटा सा सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम है। हाई प्रेशर सिस्टम है तो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे डायरेक्शंस, ठीक है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। नदन हेमिस्फीयर में तो अपने किस साइड में मूव करने की कोशिश करें, राइट साइड में, ठीक है जी। तो कुछ रंग चेंज करके ना, राइट साइड में कुछ इस तरह से मूव करेगा, है ना, अपने राइट साइड में कुछ इस तरह मूव करेगा, अपने राइट साइड में कुछ इस तरह मूव करेगा, अपने राइट साइड में कुछ। अब सिर्फ यही बनाएंगे जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, रंग चेंज करते हैं, तो कुल मिलाकर जो मूवमेंट हो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो अपन ने क्या समझ लिया, हमने समझा कि जो, और ये क्या है, एंटी साइक्लोन है ना। अब ये भी अभी हम समझेंगे कि साइक्लोन में ऊपर उठता है, एंटी साइक्लोन में बाहर की तरफ जाके नीचे जाता ऊपर उठता है, जो भी है वो भी हम समझेंगे। वो हम समझेंगे प्रैक्टिकली अर्थ के ऊपर है, क्योंकि ये जो साइक्लोन है स्पेसिफिकली बनते हैं, कुछ तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं, हाई प्रेशर है कहाँ पर लो प्रेशर है, वो सारी चीज़ें, और वो पीछे भी हम पढ़ भी चुके हैं। तो वही सारी चीज़ों को हम मिलाने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है पिछली जाकर वीडियोज़ देखो। एक वीडियो में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, फिर आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, तो पीछे जाकर वीडियो देखो, प्रेशर वाली वीडियो देखो और सेल्स वाली वीडियो देखो, उससे पुराने पर जाओ, मैंने आपको प्रेशर ग्रेडियंट, आइसो हम सब समझाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ समझ में आएगी। जियोग्राफी बहुत आसान नहीं है। याद है एक टीचर थे आवाद ओझा सर, उन्होंने मतलब यूट्यूब पे बात कही थी, मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें वो ये बात कह रहे थे कि क्लाइमेटोलॉजी, मतलब क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ओशनोलॉजी जो भी है ना, और हाइड्रोलॉजी, वो क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, और इसी के साथ 2 पार्ट उन्होंने बोले थे कि ऐसा कोई टीचर नहीं उनको पढ़ा ना सके, ठीक है। मतलब वो भी ऐसे ही चलता काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड, उससे टेक्निकल बैकग्राउंड से ना, मैकेनिकल ब्रांच से, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, हलवा है, ठीक है। 1-2 चीज़ें गलती से इधर उधर हो जाए तो हो जाए, बाकी कंसेप्ट कहीं नहीं हिलने वाले, कहीं नहीं जाएंगे, सारे कंसेप्ट दिमाग में जाने वाले हैं, कोई टेंशन लेने वाली नहीं है, ठीक है। चलो समझते हैं, आगे चलते हैं। और अब हम क्या आने वाले, एंटी साइक्लोन, इसको हम बोलेंगे जब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी साइक्लोन, ठीक है जी। चाहे वो नॉर्दर्न में हो चाहे सदर्न में हो। अब जब हम सदर्न की बात करेंगे फिर से हम हाई प्रेशर सिस्टम बनेंगे, वो एक, अब सिर्फ समझना है अपने को, अब रटने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। अब सदर्न हेमिस्फीयर में हमने भी क्या समझा, हमने समझा अपने लेफ्ट में मूव करेगा। तो इसका जो लेफ्ट होगा ना, देखो ये राइट है तो ये वाला रंग चेंज, ठीक है जी। ये लेफ्ट है, ये इसको थोड़ा सा ना घुमा के बनाते हैं,
वरना तो कंसेप्ट देखो, ये लेफ्ट है, अरे बन जाए एक बार में, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ठीक है जी, ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट है। तो ध्यान से देखें ना, ये तीनों के तीनों जो हैं किस, इनको देखना अपने को ना, ये जो एरो हेड है ये कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एक ही चीज़ है, एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। काउंटर लिख देता हूँ वरना एंटी क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन में चकरा जाओगे। काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में। ये आपको यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर अभी चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो इसको यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो क्लॉकवाइज है, ये वाली वैल्यू काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको ध्यान में देखो जो मूव कर रहा है ना। और ये एंटी साइक्लोन है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो दोनों की डायरेक्शन बदल गई। ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी साइक्लोन है दोनों के दोनों, हाई प्रेशर सिस्टम है। अब हम क्या देखने वाले हैं, वो जो एनसीईआरटी में चार्ट बना ना, अब हम उसको बनाएंगे। हो सकता है उससे पहले आपने याद किया हो, अब हम उस चार्ट को बनाएंगे। कंसेप्ट हमने समझ लिया ना, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है। और कब तक याद रखोगे, भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊँगा, ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन आया था इस साल, ठीक है, मैं भी देकर आया था, रह गया किसी कारण से, मेरा दूसरा एग्जाम था उसका निकल गया था, इंटरव्यू का उसका रह रहा था, तो दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, ठीक है। SDO का एग्ज़ाम था और इंटरव्यू था उसका, और वो पता चला अप्रैल में वो भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास 2-3 महीने सारे बचे थे तैयार करने के, तो शायद 6-7 नंबर से मेरा रह गया। खैर मेरे को कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, जिसके क्लियर है वो सारी चीज़ें आपको सब क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हम क्या समझने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ ना, वो अभी तक रटा हुआ था, अब आपको याद रहेगा, ठीक है जी। वही ग्राफ में बना रहा हूँ जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। कुछ इस तरह आपने पढ़ा होगा, यहाँ आपने पढ़ा होगा साइक्लोन, ठीक है जी, यहाँ आपने पढ़ा होगा एंटी साइक्लोन, है ना। स्पेलिंग देख लेना क्या है, अरे चल, एंटी साइक्लोन, ठीक है, स्पेलिंग ऊपर साइक्लोन नीचे एंटी साइक्लोन है। यहाँ हम नदर्न हेमिस्फीयर लिख दें, यहाँ हम सदर्न हेमिस्फीयर लिख दें। तो जो साइक्लोन की डायरेक्शन है ना, वो नदर्न हेमिस्फीयर में अभी हमने कैसी पढ़ी है, ऊपर देख लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हमने पढ़ी है, अगर मैं गलत नहीं है तो। ये ना लो प्रेशर सिस्टम है, साइक्लोन कैसा लो प्रेशर सिस्टम है, तो काउंटर क्लॉकवाइज है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है, उसका उल्टा है ना। एक याद भी रखो ना, अब आपको याद रखना, साइक्लोन काउंटर, ये आपको लिखा पड़ा होगा काउंटर क्लॉक, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ये दोनों ही लो प्रेशर है, ठीक है जी, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। कुछ इसी तरह बनाओ, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, शायद मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने में, ये चार्ट बनाने में हल्की सी गलती कर रहा हूँ, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। कंसेप्ट ये है जो मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंटी साइक्लोन जो हमारा उसका उल्टा हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। CCW लिख दो, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है जी, काउंटर क्लॉकवाइज। ये भी हमारा CCW काउंटर क्लॉकवाइज, ये हमारा CW, ठीक है ना, एनी क्लॉकवाइज। तो यही हमारा चार्ट उसमें बना हुआ है, ये हमने समझ लिया, एनसीईआरटी का ये चार्ट है। इस चार्ट को समझने के लिए ना देख लो कितना सारा आपको समझाना पड़ा ऊपर तक का, ये चार्ट आसानी से समझ में नहीं आता है। अब अपने को जो समझना है, अच्छा एक चीज़ रह गई जो इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, लिखना क्या भूल गया हूँ, अभी तो पूरी वीडियो चल रही है। जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या होती है ना, वो एनसीईआरटी में दी होगी। लाइन हम पढ़ लेते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड। तो जियोस्ट्रोपिक विंड अपने को समझनी है, क्या समझिए, जियोस्ट्रोपिक, ठीक है जी, विंड्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ इस तरह की, क्या बना रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें बनी होंगी उसमें, है ना, समझ में नहीं आई होगी, है ना, ऐसा लिखा हुआ उसमें समझ में नहीं आएगा, अब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल भैया तू हट जा, ये बीच में आ जाता है ना। चलो, तो जियोस्ट्रोपिक विंड्स होती क्या है, जियोस्ट्रोपिक विंड्स को समझना है। सबसे पहले जो उसमें लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्या लिखा है, जब हमारी, मैं सरल भाषा में लिखता हूँ, आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। जब हमारी विंड्स आइसोबार के पैरेलल हो जाए ना, यहीं लिख देता हूँ सीधा, व्हेन, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन विंड्स, है ना, बिकम पैरेलल टू आइसोबार्स, तो इस तरह की विंड्स को हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड। आगे नहीं लिखना, हो गया, ठीक है। अब हम इसको जियोग्राफी, अब हम इसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यूँ तो मैंने जो भी आपको समझा ना वही कंसेप्ट है, लेकिन स्पेसिफिक है, मतलब इसी वे में हम समझते हैं जैसा है। जियोस्ट्रोपिक विंड समझते हैं क्या, हल्का सा नीचे इसको। अब हम अगला क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स समझने वाले हैं, फिर इसके बाद
ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और आपको झेलना पड़ेगा मुझे। चलिए, तो मानकर चल रहे एक आइसोबार है, सीधी लाइन हम लेकर चल, ये एक आइसोबार है, सीधी लाइन हम लेकर चल रहे। ये हाई प्रेशर की वैल्यू है ना, ये हाई प्रेशर, ठीक है जी, आइसोबार। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, लो प्रेशर। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको दूसरी तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं इसको। ये वाली जो वैल्यू थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक है, ये हमारा लो प्रेशर। जम्बाई आ रही थी बहुत ज़्यादा, अभी कॉफ़ी पीकर आया तो अभी आ नहीं रही। रात के करीब कितना बजा, 1:30 बजा हुआ है, ठीक है, थकावट बहुत है। चलिए, ये हमारा लो प्रेशर आइसोबार है। तो मूवमेंट हमारा कैसा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा, ठीक है जी, हाई प्रेशर से। और हम नदन हेमिस्फीयर, किसी भी हेमिस्फीयर में समझ लो, नदन में या सदन में, इसको नहीं पढ़ रहे, किसी में समझो, ठीक है। अपने को डायरेक्शन वगैरह सब पता है, आप जिसमें समझना चाहे उसमें समझ लेना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा, तो एक और फोर्स अभी हमने समझा, हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेगा, तो एक और फोर्स अभी हमने समझा जो 90 डिग्री पर काम करने वाला है, ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है। जब हमारा कोरियोलिस फोर्स है ना, ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है जो 90 डिग्री पर है। ये वाला जो फोर्स है ना, येलो से जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला फोर्स है, ये हमारा कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस, ठीक है जी, कोरियोलिस फोर्स है। स्पेलिंग नहीं, कंसेप्ट पर ध्यान देना, ये गलत हो सकती है, ठीक है। ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है। ये हमारा कैसा फोर्स है, ये हमारा उल्टा बोल दिया, उल्टा लिख दिया, तभी तो मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा है, उल्टा लिख दिया। ये हमारा कोरियोलिस फोर्स नहीं, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो ये वैल्यू प्रेशर ग्रेडियंट है जो नीचे की तरफ इस तरह से मूव करे, जो मैंने अभी ग्रीन से बनाया। और ये वाली वैल्यू हमारी कोरियोलिस फोर्स है। ये दोनों 90 डिग्री पर अपने को दिख रहा है, तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण कुछ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है जी। कोरियोलिस फोर्स है ना, कुछ इस तरह से मूव करने वाला है। अब अपने को एक चीज यहां पर पता है, क्या पता है कि जैसे जैसे हमारा कोरियोलिस फोर्स है ना, या ये कह लो जैसे जैसे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, या जैसे जैसे हम पोलर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा कोरियोलिस फोर्स ना स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और एक टाइम आता है जब ये हमारा जो ये कंबाइंड फोर्स है ना, वो कुछ इस तरह से मूव करने लगता है, यानी कोरियोलिस फोर्स वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, या फिर आइसोबार के पैरेलल हो जाता है, जो भी हमने समझा ना, व्हेन विंड्स बिकेम पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, कोरियोलिस फोर्स का। इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको पैरेलल बना देता है। तो इस केस में ये जो विंड है ना, ये वाली जो विंड जब वो पैरेलल हो गई, इसी का नाम है आइसो, क्या नाम रखा मैंने, क्या बताया, जियोस्ट्रोपिक, आइसो बोल रहा हूँ, जियोस्ट्रोपिक, ठीक है जी, विंड्स, जियोस्ट्रोपिक विंड। अच्छा, अभी आपको ना पॉलिटी की क्लास भी शुरू होने वाली है, और धीरे धीरे मैं दूसरी क्लास करूँगा, तो ऐसे यार ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि थोड़ा सा ना मोटिवेशन आ जाता है। मैं भी निराशा में चला जाता हूँ कि वीडियो कोई देख नहीं रहा है, और मेहनत करने का फिर कुछ फ़ायदा मिलता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं मेहनत करूँगा, बाकी कोशिश करते हैं। आप इसको थोड़ा सा शेयर करो अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अभी के भी सब्सक्राइब इसको करो और लाइक करो। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, जो कंसेप्ट वाइज है ना, पर्सनल अपनी फीलिंग्स नहीं बताना कि कोई छोड़ के भाग गया, नहीं भाग गया तो भाग गया, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर ध्यान दो। और कोई दिक्कत समझ में नहीं है तो कमेंट में लिखो, कोई क्वेश्चन समझना है, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, या फिर अगर मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स अच्छा लग रहा होगा, नहीं अच्छा लगेगा तो हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बहुत बनवा दी है, ठीक है। तो आपको कमेंट में लिखना है इस बात को कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप लिखो, और लाइक करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, वरना तो डिसलाइक भी करो, कम से कम कुछ तो करो, हमें पता तो चले आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। चलो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है जियोस्ट्रोपिक विंड से। जियोस्ट्रोपिक विंड्स मैंने आपको बता दिया कोरियोलिस फोर्स के बहुत ज़्यादा, मतलब जब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब काम करता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा ये भी दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिकली समझेंगे। होप सो आप बोर नहीं हो रहे होगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स मैं समझाने वाला हूँ आपको। ये है क्या, इसमें 3 तरह की विंड्स है मेनली, ये आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो लिखना कुछ नहीं, लिखना चाहो लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो। एक तो हमें प्राइमरी विंड, दूसरा हमारा, रंग चेंज करो यार, एक तो हमारा प्राइमरी विंड है जिसका दूसरा नाम परमानेंट विंड भी है, प्रिवेलिंग विंड है या प्लेनेटरी विंड है, ठीक है। दूसरी हमारे पास सेकेंडरी विंड है जिसका दूसरा नाम पीरियडिक विंड है। नाम ऐसे क्यों है वो भी बताऊंगा,
तीसरा हमारे पास लोकल विंड है, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइमरी विंड है, प्राथमिक विंड है, ठीक है, एक तो इसका नाम हो गया। दूसरा इसका नाम परमानेंट विंड क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही रहती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। दूसरा प्रिवेलिंग विंड, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये प्रभावी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसके मुकाबले इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा। और प्लैनेटरी विंड इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ मूव करती है, इस वजह से इसका नाम है, यानी प्लैनेट के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ मूव कर रही है, इस वजह से इसका नाम है प्लैनेटरी विंड्स, है ना, जो उसको घेरती हो चारों तरफ से, ठीक है। तो 4 नाम है इसी के, परमानेंट विंड, प्राइमरी विंड, प्रिवेलिंग विंड और प्लैनेटरी विंड, ठीक है। ये अपने आप में फिर 3 तरह की हो जाती है, ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई, सेकेंडरी और पीरियडिक विंड है। सेकेंडरी विंड्स क्या होती है, इनका प्रभाव प्राइमरी विंड के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और इनको पीरियडिक विंड्स भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ खास समय के बाद अपनी डायरेक्शन को, मान के चलो एक डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रही है, तो कुछ समय इस डायरेक्शन में, तो अगले समय इस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, इस तरह की विंड्स को बोलते हैं पीरियडिक विंड। अभी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ बस, ठीक है, ये नहीं समझना कि खत्म हो गया, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ट्रेड विंड्स किस तरह मूव करेंगी। वेस्ट बहुत आसान है, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि जो मैंने ऊपर कंसेप्ट बता दी उसी से सारी चीज़ें अब आपको खुद भी समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी विंड और पीरियडिक विंड है। हाँ, अभी साइक्लोन भी आपको बताने ना, कहाँ पर कौन सा साइक्लोन बनता है, एंटी साइक्लोन कहाँ है, साइक्लोन कहाँ है। वैसे तो साइक्लोन आगे भी हम समझेंगे, लेकिन दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और विंड है, सीजनल विंड है और पीरियडिक विंड है। तो सीजनल विंड क्या होती है, एक सीजन एक डायरेक्शन में चले, अगले सीजन दूसरी में। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, अपन ने क्या पढ़ा है, मानसून पढ़ा है, ये ना, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दें अलग अलग सीजन में, मानसून एक एग्जांपल है, ठीक है जी। मानसून अपने को पता है। थोड़ा सा पानी ले लूँ, क्योंकि मेरे को हल्की सी जम्भाई सी ऐसा एहसास हो रहा है, बिल्कुल गला सूख गया। और कोशिश है ना, कोशिश ये है कि जो वीडियो ना, ये वन कट, मतलब इसमें कोई कट ना रहे बीच में, पूरी वीडियो ऐसे ही डालूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसको काटने छाटने का। उतना टाइम काटने छाटने में जाएगा, तो हल्की फुल्की गलतियाँ तो उसको माफ़ करना, इग्नोर करना। वीडियो कोशिश करूँगा ना कटे, ऐसी टीसी डाल दूंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ। तो जब लाइव में भी आऊँगा तो भी ऐसी, फिर उसका अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो सीजनल विंड और पीरियडिक विंड है। जो सीजनल विंड है ना, उसमें डायरेक्शन एक सीजन में एक होगी, दूसरे में एक होगी, जैसे मानसून है। 2 तरह के होता है ना, कैसी होती है, साउथ से आती है और वेस्ट से आती है। साउथ वेस्टर्न आती है, दूसरी रिट्रीटिंग होती है, वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। अभी उसका मेरे पास एक पढ़ा हो, दिखाऊंगा भी, कारण क्या वो भी समझाऊंगा। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, मानसून उसमें पढ़ेंगे, तब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। फिलहाल हल्का सा ब्रीफ करा दूंगा। पीरियडिक विंड है क्या है ना, पीरियडिक विंड भी वही है, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन इसका जो टाइम स्पैन है ना, सीजनल विंड के मुकाबले बहुत कम होगा। जैसे लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ये सारी पीरियडिक विंड है। तीसरा लोकल विंड्स है जी, खट्टा सा क्यों हो रहा है, चलो। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर, तो ये लोकल विंड्स होती हैं, एक तो बहुत कम एरिया एक्वायर करती है, यानी इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता। दूसरा, ये देखो एक दिन के भी पर्टिकुलर पीरियड में ना, ये रहा टाइम में, एक छोटे एरिया में और छोटे टाइम में ये मूव करती हैं लोकल विंड्स, है ना, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में। जैसे लू हो गया, है ना, तो ये लोकल विंड है। मिस्ट्रल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फोआन हो गया, सिरोक्को हो गया, दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा जी, ये बनाए। तो हमारे पास अभी पैसा इतना नहीं है कि हम आपके लिए ना डिजिटल बोर्ड ले आए, महंगा बहुत पड़ता है, ठीक है। देख रहे हो आप, हो नहीं वीडियो, ठीक है जी। तो सिरोक्को है, उसके बाद लू, मिस्ट्रल, फोआन, सिरोक्को, बुरान भी है ना, दिखाऊंगा भी, कई सारी विंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, और भी है कोई सी, देखेंगे कोई बर्ग वगैरह कुछ करते हैं ना, तो सारी है, उतना सारी याद नहीं करनी, बस कंसेप्ट समझ लेना। तो जो लोकल विंड्स होती हैं, उनका एक तो एरिया बहुत छोटा होता है, और बहुत मतलब उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो एक स्पेसिफिक किसी ईयर के स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जैसे लू है, में लू में कब देखने को मिलती है, मई जून में देखने को मिलती है। और गर्म है ना, हार्मफुल विंड वो होती है, विंड गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं होती हैं ना, ड्राई एंड हॉट विंड होती है। हिंदी में समझ में आ रहा है ना, गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। और क्या करते हैं बहुत सारी, अगर हम इसको मान के चलो, यही आ गया भाई लू का क्या प्रभाव पड़ता है ना, तो इसमें फिर आपको रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ी बतानी पड़ेंगी, लू के कारण कितनी डेथ हुई है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं जितनी भी निकलती रहती है, करंट अफेयर से सारी चीज़ें क्लियर होगी, वहाँ पर इसको लोगे। सबसे पहले आप लू बताओगे कौन से इसमें मूव करती है, मई जून में मूव करती है, ठीक है ना। फिर आप इसमें वो दिखाओगे इसका कारण क्या है, ये बनती क्यों, ITCZ, वो तो मानसून का है ना कारण। तो
इसमें मूव करती है, मई जून में मूव करती है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी और जो प्रैक्टिकल डाटा है वो लिखना है, ठीक है। लेकिन अकेला केवल लू पर नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें साथ में। लोकल इवेंट्स पे आ सकता है, लू पे फिर आप बताओगे मिस्टर F1 ऐसे रखो, ये सारी कहाँ कहाँ पर है, इनको ज्योग्राफिकली मैप करेंगे और साथ ही साथ इसको ये भी बताएंगे कि इनके कारण आने वाले इफेक्ट क्या है, कितने लोगों की जान जा रही है, अगर कोई फ़ायदेमंद है तो क्या फ़ायदा कर रही है ना, ये सारी चीज़ें हल्का फुल्का सा ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें देखो डिटेल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें करंट अफेयर के अनुसार चलती हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके कंसेप्ट पूरे होने चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ब्रीफ करना है। जब वो करंट अफेयर में चीज़ आएगी फिर उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, वरना तो इतना बल्क में चली जाएंगी चीज़ें कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे और एग्जाम तो छोड़ो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, और रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो लोकल विंड पर आते हैं, अब हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकली देखेंगे, क्या है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ा देर कर ले। तो इसको देखो ध्यान से, ये मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बताया। अब जम्बाई आने लगे हैं, ये वीडियो जल्दी से खत्म करनी है, अभी आ नहीं रही है लेकिन ऐसा लग रहा है टाइम ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर हम देखें, रंग कौन सा लो, ब्लैक ही लेंगे, ठीक है जी। तो अगर मैं पहले इस एरिया को देखूं, ये देखो ये इक्वेटोरियल लो है, ये वाला जो हिस्सा है, अरे आजा भाई, ये वाला जो हिस्सा है ये इक्वेटोरियल लो, इसका नाम क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लूँगी इसको, दिख रहा होगा, चलो लिखने के लिए भी जगह चाहिए। इक्वेटोरियल लो है, प्रेशर ये मैं बता चुका हूँ, इसका नाम डोल्ड्रम्स है, क्यों है पीछे की वीडियो देखो जाके, ठीक है। और ऊपर और नीचे की तरफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, नीचे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। इनकी जो वैल्यू 30 डिग्री नॉर्थ से 35 है, ऐसे ही सदन में भी 30 डिग्री नॉर्थ से 35। तो अभी अभी हमने क्या समझा, हमने समझा कि हाई प्रेशर से, है ना, यानी इस पॉइंट से और लो प्रेशर की तरफ एक विंड मूव करेगी, ये जो सीधा परपेंडिकुलर मूवमेंट है ना, आइसोबार, ये एक आइसोबार है, ये वाला, यानी ये वाला हाई प्रेशर, ये ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये एक आइसोबार है, यहाँ पर लगभग लगभग प्रेशर बराबर रहता है। तो मूव किसकी तरफ करेगी, मूव करेगी इक्वेटोरियल लो की तरफ, ठीक है। अभी जो हमने कंसेप्ट समझे वो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, और कैसे ट्रेड विंड वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज बनती है वो सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मूव करेगी, लेकिन क्योंकि ऊपर जो प्रेशर है ना, देखो यहाँ पर ऊपर जो प्रेशर है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे, ये हमारा लैटिट्यूड पे 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, और जब इक्वेटर पे जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जानी, अब इसको हम समझेंगे, अभी जब हमने समझा था कि जब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगी तो इक्वेटर की वेलोसिटी ज़्यादा थी और ऊपर वाले लैटिट्यूड की वेलोसिटी कम थी, तो आगे पहुंच जाती थी। लेकिन जब कम वेलोसिटी वाले से हाई वेलोसिटी वाले पर जाएगी तो फिर थोड़ी पीछे जाएगी ना, मतलब मूवमेंट इस तरह से है तो फिर थोड़ा पीछे रह जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, अपने को पता है कि धरती इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, धरती इस तरह से मूव कर रही है, तो थोड़ा पीछे रह जाने वाली है, इस तरह की तरफ पीछे रह जाएगी। भाई अगर जो इधर से इधर जाती तो आगे, बस इतना ही समझो, बार बार एक ही लाइन लिखना ना, तो पीछे रह जाएगी। तो पीछे रह जाने के कारण है ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, वास्तव में तो यहाँ नहीं थी, ये पॉइंट है वास्तव में यहाँ नहीं थी इस पॉइंट पे, लेकिन ये थोड़ा पीछे रह गई। ये इस तरह से मूवमेंट धरती का है और ये थोड़ा पीछे रह गई, ठीक है। तो ये सारी हमें लाइन दिख रही है जो बन रही है, ये वाली लाइन जो इस पर मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ये इसी कारण है क्योंकि ये लो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी की तरफ मूव कर रही है तो पीछे रह जा रही है, ठीक है जी। यानी नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में मूव कर रही है, देख रहे हो ध्यान से, अपने राइट में मूव कर रही है, कंसेप्ट ठीक है, मूव कर रही नहीं कर रही, गलत तो नहीं हो, हाँ राइट में मूव कर रही है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में मूव कर रही है, वही कारण है सेम, लो प्रेशर से लो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी की तरफ है, ठीक है। तो ये जो विंड से देख रहे हो, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो इक्वेटर पे आ रही है, ठीक है, इन ही विंड्स को हम बोलते हैं, यानी जो इस पूरे एरिया में है ना, इस पूरे एरिया में नदन में और सदन में, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड, है ना, ट्रेड विंड्स। ये जो ट्रेड विंड्स इसका नाम पड़ा ना, क्योंकि ये वो एरिया है यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी। पुराने टाइम में जो शिप्स होते थे ना, वो हवा से कुछ इस तरह से होते थे शिप, ठीक है जी। और ये हवा के कारण, अब इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ये एक बहुत बड़ा वो होता था पोल, उस पर कपड़ा टंगा होता था और हवा का प्रेशर पड़ के उसको खींचता था, इसको कुछ बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, आप कमेंट में लिखो क्या बोलते हैं। तो वो इस विंड का यूज़ करते थे तो ट्रेड पे, और ये बहुत ज़्यादा ना, उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो फ्यूरियस 50, सॉरी हाँ, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिकिंग 60s वगैरह वाली, मतलब बहुत ज़्यादा हाई विंड्स जाती हैं, फिर वहाँ पर उनको वो सेलिंग करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसी बीच में, यानी 35 नॉर्थ से 35 साउथ तक में ही मूव करते हैं। तो इस वाले विंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा स्लो पड़ जाता हूँ ना तो बताने में दिक्कत हो जाती है, तो इस विंड को हम बोलते हैं ट्रेड विंड। और इसका जब हम
मतलब साइंटिफिक वे में अगर हम इसका नाम बोलें तो जब भी विंड जिस डायरेक्शन से आ रही है ना उस तरफ नाम आता है। जैसे ये वाली विंड को मैं बात करूं नदर्न हेमिस्फीयर में ये कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। अब अगर मैं एक ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट बनाऊँ ना, तो ये क्या रही है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से आ रही है ना, कुछ इस तरह से, है ना। तो इस तरह की विंड को हम क्या बोलेंगे, या फिर ये कह लो वेस्ट ईस्ट की तरफ से आ रही है, सिंपल सिंपल, तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्लीज। ये वाली देख रहे हो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको हम ईस्टर्लीज ही बोल लेना। तो ये इसका जो नाम है इसके कंसेप्ट के बेसिस पे, सिमिलरली ये भी ईस्टर्लीज है ना। लेकिन इसका जो नाम रखा हुआ है ट्रेड विंड रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ज़्यादा होती थी, तो ये ट्रेडिशनल नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके जब हम ऊपर जाएंगे या फिर हम नीचे जाएंगे तो अपने को एक और विंड देखने को मिलती है, होती है ना। ये सारी प्रिवेलिंग है, प्रिवेलिंग यानी प्राइमरी विंड है ना। अभी हमने समझा ना, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो, यानी ये वाले एरिया से दिख रहा होगा आपको, जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। और सब पोलर लो की तरफ जो मूवमेंट है नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन क्या करेगा, अपने लेफ्ट में मूव करेगा ना, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, ये वाला लेफ्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, अपना जो फेस है ना वो एरो हेड की तरफ कर देना। जैसे अभी मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो मैं अपना कुछ इस तरह से अपना बनाऊंगा। ये मेरा हेड है, मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, ये मेरी आंख हो गई, ठीक है। अब ये मेरा राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया, तो मैं इस तरह से मूव करूंगा। लेकिन जब मैं ऐसे देखूंगा ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, अब ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा, ठीक वही है ना। तो ये मेरा लेफ्ट है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में जाएगा, तो इस कारण से ये जो विंड्स है वो वेस्ट की तरफ से आती है। भाई ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो जो विंड आ रही है वेस्ट की तरफ से आ रही है, ठीक है। और वेस्ट की तरफ से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये विंड क्या है ना, अब पोलर की तरफ आ गई, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर गई है। और यहाँ पर अब किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, कोरियलिस कंपोनेंट का। तो होनी, रंग चेंज करो, होनी कुछ इस तरह से होकर जा रही है ना, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल सी होती जाती है, तो इस वजह से इसको हम बोले वेस्टर्लीज, ठीक है। दोनों तरफ देखने को मिल रही है। इसका जो वैल्यू है ना वो 35 या 40 से लेकर और 60-65 के आसपास देखने को मिलती है। ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया अपने को देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये वाला पूरा एरिया गंदा हो गया ना, अब गंदा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा एरिया मैं इसको लो इस तरह से, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला जो पूरा एरिया अपने को देखने को मिलता है, ये पूरा एरिया है वेस्टर्लीज का एरिया है। मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, इसको साफ करते हैं, ठीक है जी। चलो तो साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साफ करने में, ठीक है। अभी हमने क्या समझ लिया, ट्रेड विंड हमने समझ लिया, इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही समझना भी है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। मेन चीज़ जो कंसेप्ट थे वो थे कंसेप्ट, उसी से सारी चीज़ें बनेंगी। और इसको याद रखना है, ये बनाऊंगा, ये 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। अगला जो केस आता है वो आता है सब पोलर लो से और हाई प्रेशर है। देख लो ऊपर की तरफ, ये मैं आपको हाई प्रेशर और लो, ये बेल्ट सारी 7 बेल्ट है, मैं आपको ऊपर पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो फिर से नहीं बताऊँगा, टाइम नहीं है इतना। ये हाई प्रेशर है, आप अभी भागने की कोशिश कर रहे होगे। ये लो प्रेशर है, सब पोलर लो प्रेशर है। अगेन मूवमेंट डायरेक्शन क्यों है हमने देख लिया है, क्योंकि ईस्ट की तरफ से आ रही है तो ईस्टर्लीज, और यहाँ भी ईस्ट की तरफ से आ रही है तो ईस्टर्लीज। नाम क्यों अपने को पता ही है, डायरेक्शन भी अपने को पता ही है, इनको बोलते हैं ईस्टर्लीज। अच्छा, ये जो प्रिवेलिंग, ये जो वेस्टर्लीज है ना, ये अपने आप में फिर 3 तरह की होती है, यहाँ लिखा है ना, ये वाली वैल्यू साफ करें पहले इसको। कुछ चीज़ें शायद आपको ना यहाँ पर बनाओ, नीचे इस कोने पर नहीं बनाना है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है जी। तो ये वाली जो वैल्यू ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसकी बात करूँ है ना, इसकी मैं बात करूँ, उल्टा जा रहा है, ऊपर वाला है, इसकी नहीं, इसकी अगर बात करूँ और मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों ही केस में 3 विंड्स और बनती हैं, 3 सब कैटेगरी और बन जाती है। एक बनती है रोरिंग, रोरिंग है ना, ये विंड्स की स्पीड के उससे ना, रोरिंग 40s, यानी जो 40 डिग्री लैटिट्यूड पर बने ना, रोरिंग 40s, ठीक है। दूसरी बनती है फ्यूरियस 40s, इस तरह से लिख रहा हूँ ना, फ्यूरियस, ठीक है जी, 50s। और तीसरी बनती है श्रिकिंग, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, अपने आप को ठीक कर लेना अपने आप से, ठीक है ना, 60s। तो ये 3 सब कैटेगरी और बन जाती हैं। एक चीज़ और मैंने जो भी आपको पहले भी हल्का सा करा दिया था, लेकिन वो शायद दिमाग में उतना ना गया हो, भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऊपर की तरफ, और ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि नदर्न साइड में लैंड मास ज़्यादा है, 70% लैंड मास नदर्न साइड में और 30% इसमें। और जो 70% जो पानी है ना वो, या ओशन है, वो किस साइड में, नीचे की तरफ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो विंड है ना वो सदर्न साइड में ज़्यादा कंसिस्ट कैसी है,
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि रुकावट कम है, फ्रिक्शन कम है ना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस है, परसिस्टेंट बोल रहा हूँ, है ना, परसिस्टेंट। ठीक है जी, परसिस्टेंट यानी लगातार। गलत लिखा हो तो सही कर लेना। कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत ज़्यादा लगातार है, बीच बीच में रुकावट नहीं है, बीच में से टूट नहीं रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली। हमने क्या समझ लिया, प्राइमरी विंड समझी। अच्छा, इन दोनों की अपने अपने एरिया में, अपने डोमेन में इनकी कभी वो चेंज नहीं होती डायरेक्शन, यानी जो ईस्टर्लीज है वो हमेशा ईस्ट की तरफ ही मूव करेंगी, जो हमारी वेस्टर्लीज है वो हमेशा वेस्ट की तरफ ही मूव करने वाली है, जो हमारी ट्रेड विंड्स हमेशा उसी डायरेक्शन मूव करेंगे जैसे हमारा मूव कर रही हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ से जो मूव कर रही हैं। ठीक है जी, बोलते बोलते हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, इग्नोर करना। ये सारी चीजें अब हमने समझी। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, सेकेंड डिग्री ऑफ पीरियडिक विंड है ना। तो सीजनल विंड है और पीरियडिक विंड है, लैंड एंड सी ब्रीज है ना, माउंटेन एंड वैली। सबसे पहले हम देखें मानसून। ये मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कराऊंगा, मेरे पास यहाँ नहीं है, पड़ा होगा, एक मिनट रुको बस, वीडियो तो फोटो पड़ी होगी उसकी ना, हल्का सा टाइम देना है, हो ही ना सकता नहीं होगी। दिख रही है कहीं, बताओ आप क्या बताओगे। ये रही, ये मैंने नेट से निकाली है। ठीक है, तो कहो कि चुराई है तो चुराई हुई है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कहीं बताने नहीं किसी को। ठीक है जी, अब हर चीज़ को लिखूंगा तो ये भारत का ना नक्शा गलत नहीं बनाते। तिब्बत पे कब्जा करना पड़ेगा अपन लोगों को, चाइना वो तो चल रहा, और अरुणाचल प्रदेश पे भारत को भी एक काम करना चाहिए ना, जो तिब्बत है उस पर अपना अधिकार बता दे, और वहाँ के तो लोग भी भारत के साथ जुड़ने को तैयार है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तिब्बत को बोल दो भारत का हिस्सा, अभी नंग है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति हमसे बहुत ज़्यादा मैच करती है, तो तिब्बत को अपना बोल दो, तिब्बत हमारा अपना है। ठीक है जी, पहले इसको ठीक करो, तो फालतू की चीज़ें बाद में, कुछ ये इस तरह से ना। ठीक है जी, और ये भी भारत का हिस्सा बना दो। ठीक है जी, ये भारत का हिस्सा बना दो, तिब्बत भारत का हिस्सा, अगला स्टेट तिब्बत। ठीक है जी, अगला स्टेट जो भारत का, जो बाहर से जुड़ेगा वो तिब्बत है। चलो, तो ये हमारा भारत बन गया। ठीक है जी, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, और ये वाला जो काला काला ना, ये भी अपना हिस्सा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना, ये ITCZ एक लाइन होती है, ये अब ये इस लाइन को मत देखो, NITCZ नदन है, ये ऐसा सदन ITCZ है। ITCZ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ है क्या, पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये पूरा पीछे देखना। इस लाइन पे क्या होता है ना, ये जो ब्लैक लाइन बनी है ना, ये वाली, ये लाइन, अरे ये लो रेड, ये जो लाइन है जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना ये, या फिर इधर में देखो, ये जब हम समर में होंगे तो हमारी जो हाई है, जो हमारी ये थर्मल इक्वेटर है ना, ये ITCZ होता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, पीछे बताया हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, भारत के ऊपर लो प्रेशर बनेगा। तो नीचे की जो बेल्ट है ना, वो वास्तव में जो हमारी विंड्स हैं, ये देख रहे हो, ये जो येलो करके इस तरह से मूव कर रही हैं, ये हमारी ना, ये हमारी सदर्न साइड में ट्रेड विंड्स है, वो यहीं तक आनी थी, यहीं तक आनी थी, लेकिन क्योंकि वो हमारा लो प्रेशर जोन ऊपर उठ गया तो ऊपर भी जाती हैं। अब ऊपर जाने के कारण यहाँ पर कोरियोलिस कंपोनेंट, अभी जो कोरियोलिस कंपोनेंट था वो इस वाली लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, अरे ठीक है, इस लाइन से नीचे, तो अपने लेफ्ट में मूव कर रहा था, देख लो, ये ऐसे मूव करना, लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर गए ना, ग्रीन से दिखेगा। ठीक है, जैसे ही हम इससे ऊपर गए ना, वो अपने राइट में मूव कर गया। तो इसका पूरा का पूरा जो पाथ है, जो इसका पूरा का पूरा पाथ है, देखो ये वाला जो पाथ है, जो इसका पूरा का पूरा पाथ है ना, ये वाला पाथ, ये यहाँ तक तो सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस कंपोनेंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, और जैसे हम इस लाइन पे है, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री सी नहीं, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है जी, वो तुरंत अपने राइट में मूव कर गया। ठीक है, क्योंकि अब कोरियोलिस नदन साइड में उल्टा काम करता है, अभी हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से ये जो हमारी मानसून है वो हमारी कैसी हो गई, किस डायरेक्शन से आ रही है भाई, मैं ऐसे खींचूँ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो कुछ इस तरह से मूव कर रही है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्टर्न बोलते हैं ना, साउथ वेस्टर्न मानसून है ना, यही बोलते हैं ना हमको। और देखो ट्रेड विंड्स देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पता नहीं किसने बनाया, बढ़िया काम किया, ऐसे ही करते रहो, हम चुराते रहेंगे। ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, वो अब सिर्फ यहीं पर जाएंगी, जानी तो यहाँ तक थी,
जानी तो हमारी 0 डिग्री इक्वेटर पे थी ना, लेकिन वास्तविकता में कहाँ तक जाएंगी, ITCZ, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी जो मानसून विंडें है, हम क्या बोलते हैं, कहाँ से आ रही है, साउथ वेस्टर्न है ना, साउथ वेस्टर्न मानसून है। ठीक है, और जब उल्टी होती है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बन जाती है। ठीक है, अब जैसे ही विंटर में हम जाएंगे, विंटर की तरफ मूव करेंगे, तो अब ये उल्टा जो लो प्रेशर हमारा, ये देखो इसको साफ करो, विंटर में आ जाओ, किधर आ जाओ, विंटर में, विंटर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा लो प्रेशर है ना, वो हमारा नीचे की तरफ आ गया, इसको बड़ा करो। ठीक है जी, तो हमारा लो प्रेशर नीचे की तरफ आ गया, तो अब इस तरह से मूवमेंट आएगा, सेम कंसेप्ट है। ठीक है जी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जैसे इससे नीचे आएगा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा। इसका प्रभाव मानसून का देखो ये वाले पूरे एरिया में देखने को मिलता है, यहाँ पूरे एरिया में देखने को मिलता है, म्यांमार यहाँ पूरे एरिया में देखने को मिलता है। इंडियन ज्योग्राफी में ध्यान से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अपन ने क्या समझ लिया, मानसून समझ लिया, सीजनल विंड में किस तरह काम करता है। अब हम समझेंगे पीरियडिक विंड। लैंड एंड सी ब्रीज क्या होती है, माउंटेन एंड वैली ब्रीज क्या होती है, जल्दी जल्दी करते हैं और फिर लोकल विंड पे आके इसको करते हैं खत्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई होगी बड़ी, मैं भी थकने से लगा हूँ, मुँह में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पानी पी लो अगर आपकी इजाज़त हो तो। वीडियो नहीं कटेगी लेकिन पानी वगैरह आप सब झेल लेना। ठीक है जी, देसी आदमी है, कौन सा गाना है, देसी बालक गामा क्या है वही। चलो तो शुरू करें, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, मानकर चलो, मानना क्या है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। तो ये ना, ये लैंड का एरिया है और यहाँ पर पूरे पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा पानी है, लिख दूँ यहाँ पानी, दिख रहा है पानी, ये पानी लिखा है, ये हमारा धरती लिखी है, लैंड लिखा है ना, जमीन है, जमीन। ठीक है, तो जब हमारा सूरज चमक रहा होगा इस तरह से, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो एयर होगी ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, इसको हीट मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हम पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक हीट नहीं जाती है। इसको हटाओ। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये ज़मीन है, वो बहुत जल्दी गर्म होगी, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, और इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले। ठीक है, नहीं, स्पेसिफिक हीट इसकी बहुत कम होती है, पानी के मुकाबले इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में MC∆T कुछ करके इससे समझाया हुआ है, उसको देखना, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी इसका ∆T बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत जल्दी गर्म होगा, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये ना लैंड का जो एरिया है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और पानी को, एक तो पानी की जो डेप्थ है, यानी पानी बहुत ज़्यादा जो हीट है ना बहुत अंदर तक उतर जाती है, तो बहुत बड़ा मास कवर करता है जो हीट है ना, या अगर यहाँ हीट आ रही है तो बहुत बड़े मास को कवर करेगी, और यहाँ पर तो थोड़ा सा ही मास है। ठीक है, दूसरा इसकी सी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके जो टेम्परेचर में चेंज है ना, पानी के टेम्परेचर में चेंज है वो बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, अब इसको, ये दो कंसेप्ट हमने समझे, धरती दिन में बड़ी जल्दी से गर्म हो जाएगी और रात में बड़ी जल्दी से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हीट बहुत जल्दी छोड़ देती है। पानी क्योंकि बहुत बड़े एरिया में अंदर हीट है ना, वो बहुत धीरे धीरे हीट छोड़ता है, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब भी करेगा, बहुत धीरे धीरे छोड़ेगा। ठीक है, तो पानी के ऊपर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, या पानी में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है, मैं आपको बात बता चुका हूँ। लैंड पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होगा, क्या होगा इसके कारण से, देखो इसके कारण से ये होगा कि जो यहाँ पर एयर है ना, एयर है वो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी, है ना, डे के टाइम, है ना, ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ की जो एयर है ना वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होती, तो उतनी जल्दी ऊपर नहीं उठती, तो यहाँ पर जो बनेगा लो प्रेशर जोन बनेगा लैंड के ऊपर। क्या बनेगा, लो भाई, हीट गर्म होकर ऊपर उठी तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा ना, खाली जगह हो गई, तो यहाँ की एयर ना, यानी कहाँ की एयर है, समुद्र के ऊपर की जो एयर है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस वैक्यूम को, इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी, और इसी को बोलते हैं सी ब्रीज, है ना, सी ब्रीज यानी हवाएं, सी की तरफ से आने वाली हवाएं। नाम आपको क्या रखना है, जब भी सी ब्रीज है तो हवाएं सी की तरफ से, जब भी लैंड ब्रीज है तो हवाएं लैंड की तरफ से, सॉरी। ठीक है, जब भी हवाएं सी की तरफ से हैं तो सी ब्रीज है, वीडियो नहीं कटेगी, इस पर हंसना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सी की तरफ से हैं तो सी ब्रीज है, जब भी हवाएं लैंड की तरफ से हैं तो लैंड ब्रीज है। ठीक है जी, अब हमने क्या समझा, डे टाइम यानी दिन के समय सी ब्रीज होती है, क्योंकि एयर बहुत जल्दी यहाँ पर गर्म नहीं होती, यहाँ जल्दी गर्म होती है। ठीक है, दूसरा केस अपना बनेगा, दूसरा रंग चेंज करके यहीं बता देता हूं। ठीक है, यहीं बताते हूं। दूसरा केस अपना क्या बनेगा, दूसरा केस अपना बनेगा, रेड कलर बना लेते हैं और यहीं बना देता हूं। दूसरा केस अपना बनने वाला है, दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरा केस अपना बनेगा नाइट।
दूसरा केस अपना बनेगा नाइट का। अब नाइट में क्या होगा, जो लैंड होगी ना वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहां पर जो ना एयर ना एकदम से नीचे की तरफ गिरेगी, डेंसिटी बढ़ जाती है ना, ठंडा होने पर डेंसिटी बढ़ती है, पीछे बता चुका हूं, ठीक है। और सी के ऊपर जो बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा नहीं, तो अब यहां वैक्यूम क्रिएट नहीं हो, यहां पर प्रेशर बढ़ गया, तो इस तरह से मूवमेंट हो जाएगा। यहां प्रेशर बढ़ गया भाई, पहले वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इसने अपनी तरफ खींचा, फिर यहां पर प्रेशर बढ़ गया, यहां पर हल्का फुल्का चेंज है, यहां पर अपने को चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सी के ऊपर जो चेंज देखने को मिलेगा वो लैंड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अब जो है ना नाइट टाइम में जो हमारा मूवमेंट है वो लैंड से सी की तरफ होगा, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है जी। देख रहे हो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक ही दिन में 2 बार चेंज होगी, दिन में अलग रात में अलग, तो ये कैसी है, ठीक है, पीरियडिक और सेकेंडरी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। और ये कोस्टल एरियाज पे देखने को मिलती है, इसका जो प्रभाव है ना वो बहुत अंदर जाने पे देखने को नहीं मिलता, कोस्टल एरियाज पे जहाँ पर लैंड और पानी आपस में है ना, सी वगैरह मिलते हैं, वहाँ देखने को मिलता है। ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे क्या रह गया अपना माउंटेन एंड वैली ब्रिज। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 10 मिनट और रुक जाओ बस। जो भी देख रहा है, जो नहीं देख रहा है उससे क्या बोल सकते हैं भाई, सुन ही नहीं रहे आप लोग। तो अब हम देखेंगे माउंटेन एंड वैली ब्रिज। ये माउंटेन बना ले अगर आपको दिक्कत ना है, ये माउंटेन है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये माउंटेन है और इनके बीच में जो बनी हुई है ये वाली वैल्यू, इसे बोलते हैं वैली, जिसमें नदियां अक्सर बहा करती हैं, ठीक है। ये है वैली, ये है माउंटेन। दिन के टाइम क्या होगा, ये हमारा सूरज है, सीधे स्लोप पर पड़ेगी, है ना, स्लोप पर पड़ेगी यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है जी। ये जल्दी गर्म होगा क्योंकि सीधा सीधा पड़ेगा ना, तो जल्दी गर्म होने से यहाँ की एयर उठेगी ऊपर, दोनों तरफ से यहाँ भी एयर उठेगी, तो जो वैली की एयर है ना वो इसको भर लेगी, है ना। यानी जो दिन के टाइम जो वैली की तरफ से हवा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी हवा, रंग चेंज, ये करीब ये वाली वैल्यू यहाँ से ऐसे मूव करेगी दिन के टाइम। कैसे मूव करेगी, दिन के टाइम मूव करेगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ना इसको बोलते हैं वैली ब्रीज, वैली की तरफ से, यानी खाई की तरफ से ऊपर की तरफ, माउंटेन की तरफ, वैली ब्रीज। क्या इसको बोलेंगे, वैली ब्रीज। देख आपको राई होगा ठीक से, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, नाइट का केस बनेगा, साफ कर लेते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा साफ, ठीक है। अगला केस अपने का बनेगा, होगा क्या, रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम क्या होगा, ये वाली जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना। जो माउंटेन्स हैं बहुत जल्दी अपनी हीट छोड़ के ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ की जो एयर है ना वो डेंस हो जाती है। अब वो ऊपर ना उठने की बजाय नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है जी, नीचे की तरफ, और यहाँ पर पूरे में एयर इकट्ठा हो जाती है। तो अब माउंटेन से यानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मूव कर रही है नाइट टाइम में, ये हो गया माउंटेन ब्रीज, ठीक है जी। देखो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, बहुत आसान है, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम देंगे कुछ फ़ायदा नहीं। जो मेन चीज़ थी साइक्लोन कैसे बनते हैं मैं समझा चुका, उससे ऊपर जो जियोस्ट्रोपिक विंड्स हैं, कोरियलिस फोर्सेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका। वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा देना था, मैंने दिया, यहाँ पर उतना नहीं देना, तो टेंशन मत लो। अगर मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं, यहाँ तो आप जो मैंने बता रहा वही लिखना मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको देखने नहीं है, वही लिखी हुई वही मैं बता रहा हूँ, वो बहुत आसान है, कुछ उसमें बहुत डिटेल्स है नहीं, तो इस पर इतना ही देखना है ना। अब तीसरी हमारे पास जो विंड है वो हमारे पास लोकल विंड्स। लोकल विंड्स मैंने आपको आइडिया दे दिया, लू है, मिस्ट्रल है, लोकल विंड्स है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड में एक छोटे एरिया में मूव करते हैं। थोड़ी सी जो मैं आपको, मेरे पास ये है एक ग्राफ, ये सारी लोकल विंड्स है, ठीक है। इसके बारे में ब्रीफ में देखेंगे। जैसे देखो अगर मैं बात करूं, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये बुरान है, ठीक है जी, कारा बुरान है, ये हमारी कहाँ पर मूव कर रही है भाई, ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये हमारा कौन सा है, कामचटका पेनिनसुला है, हमारा पूरा रशिया का एरिया, एशिया, ये इसके में डायरेक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा चाइना का हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा भारत इस तरह से हो रखा है, इस तरह से भारत हो जाना चाहिए था, खैर तो यहाँ तक खींच लो, अखंड भारत है ना। आधों की तो इसी नाम से हालत ख़राब हो जाती है, भारत बोल दो ना, आधे लोगों की हालत ख़राब, भारत क्यों बोल दिया, इंडिया बोलो, चलो भारत अच्छा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अपने को क्या समझना है, एक तो हमारी ये हो गई कारा बुरान और बुरान हो गई, दूसरी हमारी जो है ये बर्ग हो गई, ठीक है, पोम्पेर हो गई, जो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जो पोम्पेर है वो कहाँ मूव करती है, बर्ग कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका के पास में, हबूब हमारी कहाँ है, खामसीन कहाँ है, हरमठान कहाँ है, नोरते कहाँ है, नोर्थर कहाँ है, चिनूक हमारी ये रही, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये अपने को इस पर ध्यान नहीं देखना, चिनूक पे ध्यान दो, नोटे पे ध्यान दो, पोम्पेरो पे ध्यान दो,
ब्रिक फिल्डर जो है हमारी, और ये हमारी ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ये रही सिरोक्को, ये रही फोआन, और ये रही हमारी मिस्ट्रेल। तो जो सिरोक्को है ना, ये हमारी क्या करती है ना, ड्राई। एक तो हमारी लू है, यहाँ पर है लू, यहाँ मैंने लू को इसमें दिखाया नहीं है, भारत में लू है, मैं आपको बता चुका। सिरोक्को मूवमेंट कहाँ से करती है, जो सहारा रीजन है वहाँ से ना सैंड वगैरह उठाकर लेके जाती है, और जो इस साइड में एरिया में ड्राई विंड्स होती है, क्योंकि भैया आसपास कहीं पानी तो है नहीं, और विंड को पानी कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है। अब वो उठेगी कहाँ से, सहारा से उठेगी, तो अपने साथ सैंड वगैरह लेकर जाती है। जो फोआन होती है ना, वो अच्छी विंड होती है। फोआन क्या करती है, जो हमारे एल्प्स होते हैं ना, थोड़ा साफ करते हैं इसको। एल्प्स हमने पढ़े ना, कहा इटली के जो सर पे चढ़ के बैठे हैं, वो एल्प्स है ना, करीब यहाँ पर हमारे एल्प्स है। और फोआन इसके ऊपर से होकर जाती है ना, ऐसे है, ये हमारे एल्प्स है, और फोआन ऐसे मूव कर रही है, ठीक है जी। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ फोआन का, बाकी सारी चीज़ें आसान है, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़, कि जब ये फोआन ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी ना, तो यहाँ पर तो बारिश करेगी, जिससे बारिश को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ अगर वो अपने साथ, क्योंकि यहाँ से भी मेडिटेरियन सी से वो अपने साथ में पानी लेकर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ की जहाँ पर स्नो है ना, इसको मेल्ट कर देती है, इस वाले एरिया को। मतलब हमारा जो मेन काम है ना, वो अगर मैं इसको एल्प बोल दूँ, एल्प्स है ना, तो इसके बैक साइड में, बैकवर्ड साइड में, लीवर्ड साइड में जिसको हम बोलते हैं, पार करने के बाद ये फ्रिक्शन के कारण एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, वो क्या है ना, यहाँ की आइस को मेल्ट कर देती है। और आइस मेल्ट होने से क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर ग्रासलैंड्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ के एनिमल्स वगैरह के लिए और रहने वाले वहाँ लोगों के लिए फ़ायदा हो जाता है, वो आसानी से वहाँ पर रह पाते हैं, ठीक है। तो फोआन एक अच्छी है, जबकि मिस्ट्रेल होती है ना, वो अच्छी नहीं होती। मिस्ट्रेल देखो, डायरेक्शन से पता चल रहा है, रटना कुछ नहीं है, एक बार ग्राफ देखो और जो लिखा वो देखो। जो फोआन है ना, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जो फोआन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, देखो इसको ध्यान से, पानी लेगी मेडिटेरियन सी से, और बारिश करेगी इस साइड में, दूसरी तरफ में क्या है, मेल्ट करेगी किसको, आइस को, ठीक है। उसके बाद उधर देख रहा हूँ, इधर देखना, ठीक है, उसको मेल्ट करेगी। दूसरा हम देखना मिस्ट्रेल को देखना। मिस्ट्रेल जो हमारी होती है ना, मिस्ट्रेल हमारी ऊपर से पोलर की तरफ से आ रही होती है, तो अपने साथ ना कोल्ड विंड्स लेकर आती है, तो ये हानिकारक विंड्स है ना। ये ब्लिजर्ड्स यानी आंधी वगैरह है ना, और तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, स्नो वगैरह की जो आंधियाँ होती है ना, ब्लिजर्ड्स वगैरह, ये लिखा है ना, ये शायद वही है ब्लिजर्ड्स। वो अपने साथ वो ब्लिजर्ड्स लेकर आती है, फ्रांस वगैरह में सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो मिस्ट्राल जो हमारी वो हानिकारक होती है, फोआन हमारी अच्छी फायदेमंद होती है, ठीक है। लू हमारी हानिकारक है। इस तरह की कई सारी इवेंट्स है, बर्ग है, पोम्पेरो है, नोट है, हर एक चीज़ को अंदर तक नहीं जाना है। ब्रिक फिल्टर है, ये पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। हबूब है, हबूब चारों डायरेक्शन मूव करे, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है जी। यहाँ सबकी डायरेक्शन भी लिखी है। और ये चिनूक है, चिनूक कहाँ मूव कर रही है, ये वाला जो एरिया है कनाडा में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये भी वही करती है, रोकीज में इधर से पानी उठाएगी, रोकीज के साइड में जाकर ना क्या करेगी, चिनूक भी वही काम करती है। ये रोकीज है, और रोकीज को जब पार करेगी तो वो आइस को मेल्ट करेगी। वहां पर जो यहाँ पर ना कनाडा में एक रेनडियर वगैरह कुछ, उन रेनडियर कुछ क्या बोलते हैं उसको, रेनडियर एक एनिमल होता है शायद, हिरन बोलते हैं, मेरे को शायद इसमें हल्की सी कमी है। तो उस एनिमल वहाँ के लोगों को ना ये फायदेमंद करती है चिनूक, क्योंकि ये आइस को मेल्ट करेगी, वहाँ आसपास के जो एनिमल है जो भी है, तो उनका जो मूवमेंट है ना वो अच्छा हो जाता है। आइस में मूव नहीं कर पाते, तो उनका जो लाइफ है वो बेहतरीन इस चिनूक के कारण हुई। तो ये भी अच्छी विंड है, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ही आज हमने क्या है, विंड मूवमेंट जो फोर्सेस उसको प्रभाव में ला रहे हैं वो सारी चीज़ें, और हमने क्या सारी चीज़ें कर दी हैं, टाइप ऑफ विंड्स हमने सारी पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक जो है वो गैप बहुत ज़्यादा हो रखा था। अब मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि हमें पॉलिटी भी पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं देखूँगा, लेकर आऊँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हम शायद एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का तो मेरा भी शायद इरादा नहीं है। इकोनॉमिक्स वगैरह हम देखेंगे, कंसेप्ट वगैरह हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे बेहतर करें, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते और राम राम। आगे चलते हैं। क्या अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि भैया सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, सब्सक्राइबर कर दो, जो भी है ये करो काम, लाइक करो, ठीक है जी, लाइक करो कुछ इस तरह से, ठीक है। और शेयर करो, शेयर आप करोगे नहीं, पता है मेरे को, दूसरा कोई आपसे ज़्यादा ऊपर ना उठ जाए ना, वो तो आप करोगे नहीं, इतने तो शरीफ होने, फिर भी कर दो, मन कर जाए तो किसी ऐसे को बता दो इसे समझ में ना आए, उसका भला हो जाए, ठीक है। शेयर कर दो और कमेंट करो भैया, लिखो इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, क्या क्या चीज़ शुरू करनी है ना, ये भी आप बताओ जल्दी से। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप चाहते हो मेरे से कुछ एक और सब्जेक्ट अगर पढ़ाना चाहते हो तो लिख दो कमेंट में, या कोई एक टॉपिक है, खास टॉपिक आपको समझ नहीं आता, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बस आप कमेंट में लिख दो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, राम राम। आज के लिए इतना ही है।